हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 12th क्लास के हिंदी किताब दिगंत भाग 2 का 13वां लेसन शिक्षा। शिक्षा पाठ का नाम है, जो कि जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा रचित है। बाबू, ये जो शिक्षा पाठ है ना, ये एक संभाषण है। अब ये संभाषण क्या है? तो संभाषण का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। यानी वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। या ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, ये संभाषण कहलाता है। ओके, देखिए बहुत से लेखक होते हैं जो निबंध लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, अलग अलग प्रकार से चैप्टर्स को लिखते हैं ना। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा, ये संभाषण है। याद रहेगा? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, ये की शिक्षा पाठ संभाषण। बाबू, इस पाठ में आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार असली शिक्षा का मतलब क्या होता है। क्या हम लोग शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई करने का सही तरीका है? क्या वो रियलिटी जो शिक्षा होती है, क्या वो असली शिक्षा है? और साथ ही साथ जीवन के बारे में भी हम देखेंगे। यानी कि इस पाठ में जे कृष्ण मूर्ति जी ने पूरे स्पष्ट रूप से शिक्षा का मतलब बताया है। मतलब जहां तक ये शिक्षा के बारे में सोच पाते हैं, इन्होंने अपना राय रखा है शिक्षा के प्रति और जीवन के प्रति की असली जीवन क्या होती है, असली शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन आज हम लोग का क्लियर होने वाला है। तो बस ध्यान से बैठ जाइए और एक एक लाइन बस आप देखते चलिए, आपको सारा का सारा पाठ समझ में आ जाएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शिक्षा। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। एकदम इनका थोड़ा नाम, गांव, बस यही, माता पिता का नाम और इनके बारे में पूरा का पूरा लेखक परिचय आपको समरी वाला, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं उसको, एकदम पॉइंट करके लिख दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ। 12 मई को हुआ 1895 ईस्वी में। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 17 फरवरी 1986 को ओजई कैलिफोर्निया में हुआ था इनकी मृत्यु। आगे देखिए, जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर के मदनपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपको याद रखना है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू। यानी जे का मतलब क्या है? जिद्दू। ओके, माता का नाम था संजीवम्मा और पिता का नाम था नारायण जिद्दू। ओके, बाकी इनके बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि पढ़ेंगे हम लोग समरी वाला वीडियो में। देखिए कोई भी पाठ आप पढ़िएगा ना, तो लेखक परिचय का अंतिम पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा। वो इसलिए जो अंतिम पैराग्राफ होता है ना, उस पाठ से रिलेटेड बातें ही उस पैराग्राफ में लिखी जाती है। ओके, तो चलिए हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम भी इस थोड़ा पैराग्राफ को ध्यान से देख लेते हैं कि आखिरकार इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। देखिए लिखा है बाबू, कृष्णमूर्ति यानी कि जे कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, अर्थात संभाषण करते थे। अभी मैंने बताया था ना कि संभाषण का मतलब क्या होता है? वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, किसी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। आगे देखिए, अर्थात प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। यानी कि जो शैली है ना, ये बातचीत करने का तरीका, कोई प्रश्न पूछ रहा है आप जवाब दे रहे हैं, ढेर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी तरीका है। आगे देखिए, उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यानी अलग अलग भाषाओं में इनके जितने भी संभाषण हैं, यानी कि जितने भी इन्होंने संभाषण किया है, वो लिखित रूप में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा ये पूरा का पूरा प्रकाशित हो चुका है, यानी कि पब्लिश हो चुका है। आगे देखिएगा, यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा पाठ, ये एक संभाषण है। इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी मिलती है। वानगी कहने का मतलब एक छोटा सा अंश मिलता है, यानी कि शिक्षा संबंधी जे कृष्णमूर्ति के क्या विचार थे, वे शिक्षा को लेकर क्या कुछ सोचते थे, इसी के बारे में इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन पूरा पाठ को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, बस आप देखते जाइए। क्या वो शिक्षा? यदि आपने कभी, लेखक कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। वाह! अच्छा आप एक बात बताइए, क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं
हम जो सीख रहे हैं, क्या हमने कभी कभी भी अपने आप से ये पूछने का प्रयास किया है कि ये जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ये शिक्षा आखिरकार है क्या? थोड़ा एक मतलब दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से सोचिए कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये शिक्षा का मतलब क्या है, ये शिक्षा है क्या? तो वही कह रहे हैं, यदि आपके दिमाग में प्रश्न आया हो तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात होगी। यानी कि चलिए कम से कम इतना तो आप सोच रहे हैं ना। आगे देखिए, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? लेखक पूछ रहे हैं कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? विविध का मतलब होता है आप अलग अलग विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, क्यों हम परीक्षाएं पास कर रहे हैं, बताइए। और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, और ऊंचा आगे निकलने के लिए किसी को हराने के फेर में लगे हुए हैं। स्पर्धा यानी कि हम कंपटीशन करते हैं अपने खुद ऊंचा बनने के लिए। आगे देखिएगा, आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यहाँ पे एक शब्द लिखा है बाबू, तथाकथित। तथाकथित का मतलब समझिएगा ध्यान से। देखिए लेखक लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज, जब किसी शब्द पे, जब किसी बात पर उन्हें संदेह रहता है तो उस शब्द के पहले वो तथाकथित जोड़ देते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो जो होना चाहिए मूल रूप से वो नहीं है, बस केवल उस नाम से वो चीज प्रसिद्ध है। अर्थात लेखक ना, उनको शिक्षा पर ना संदेह है कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि क्या वो वास्तव में शिक्षा है, क्या ये सही शिक्षा है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का पहले क्या लगा दिया है, तथाकथित शब्द जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि उन्हें संदेह है कि शिक्षा वाकई में जो होना चाहिए वो है या नहीं है, इसलिए वो तथाकथित शिक्षा बोल रहे हैं। यह सब कुछ क्या है, यह सब कुछ क्या है, यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। वसुधा का मतलब एक तरह से पृथ्वी होता है, आप खजाना भी समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ है, हम लोग शिक्षा को अपना पृथ्वी, अपना घर मान रहे हैं। जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, वो लग रहा है कि यही पूरी दुनिया है। शिक्षा प्राप्त कर लिए, नौकरी हमें मिल गया, पूरा का पूरा जीवन सफल हो गया। हमें लग रहा है कि यही पूरा का पूरा दुनिया है। यानी कि हम लोग इसे वसुधा से प्रेम करते हैं। यानी हमारे गार्जियन, हमें, शिक्षकों, हर एक किसी को समझना जरूरी है कि ये शिक्षा आखिर में है क्या, शिक्षा का रियलिटी मतलब क्या है, शिक्षा का असली मतलब क्या है। आगे देखिएगा, लिखा है शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? आखिरकार शिक्षित होने के लिए हम लोग संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस परीक्षा दो चार को पास कर लिए, नौकरी हो गया, जीवन चल रहा है, क्या बस इतना ही शिक्षा का मतलब है? बस हम इसी कार्य के लिए शिक्षा कर रहे हैं? आगे देखिए, लिखे अथवा या फिर शिक्षा का कार्य है कि वो हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। देखिए शिक्षा का कौन सा कार्य है कि हमें बस नौकरी प्राप्त हो जाए, बस वहीं पे शिक्षा का काम खत्म, या फिर हमें पूरे जीवन को समझने के लिए उस चीज में मदद करे। यानी कि असली जीवन क्या है, इस चीज को समझने में शिक्षा मदद करे। ये रियलिटी शिक्षा है कि बस नौकरी प्राप्त हो गई, घर द्वार चलने लगा, ये असली शिक्षा है। यहाँ पे प्रश्न किए हैं, आगे आगे लिखा गया है बाबू कि कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है। जी हाँ, उद्योग करना यानी कि कमाना, 2 रुपया कमाना, ये जरूरी है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? लेकिन आप बताइए कि 2 रुपया कमाने लिए उद्योग लगा लिए, नौकरी हो गया, कि यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए, नौकरी पाने के लिए? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि केवल उद्योग कर लिए, व्यवसाय कर लिए, हमारा जीवन चलने लगा, यही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, जीवन बड़ा ही अद्भुत है। यह असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और यह अगाध है। अगाध का मतलब अथाह है, समुंदर है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यानी जो जीवन है ना, इसमें अनंत अनगिनत रहस्य हैं। जीवन में अनगिनत रहस्य हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं। जीवन एक विशाल साम्राज्य है जहां हम कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। अर्थात
हम अपने आप को यदि केवल कमाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या मतलब है लेखक का। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस माध्यम से तैयार कर रहे हैं? शिक्षा के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, पढ़ लिख कर तैयार कर रहे हैं। और पढ़ने लिखने का हमारा तात्पर्य क्या है कि बस हमें नौकरी मिल जाए, बस हमारा जीवन पढ़ाई वहीं पे हमारा सार्थक हो गया, पढ़ना हमारा सफल हो गया। नहीं, वही लेखक कह रहे हैं का कि जीवन एकदम अगाध है, समुद्र है, विशाल है, बड़ा है, हजारों मतलब रहस्यों को लिए हुआ है। कह रहे हैं का देखिए, हाँ, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। जी हाँ, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग हम लोग विषय पढ़ते हैं ना। लेखक के अनुसार इन सभी विषयों को समझना एकदम आसान है। कोई सामने बैठेगा, हाथ गोड़ धो के सिखा देगा, बाबू 2+2=4, या जो भी है आपको समझाएगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन जीवन को कौन समझाएगा कि असली जीवन क्या है? जीवन को कौन, हम खुद से जब तक नहीं समझेंगे ना जीवन को, तब तक हमें जीवन कोई समझा ही नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं समझा सकता, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं समझा सकता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि देखिए, विषयों को समझना आसान है, लेकिन जीवन के रहस्यों को समझना ना बड़ा कठिन है। आगे बढ़ते हैं। अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। यदि हम शिक्षक हैं, आपको शिक्षित कर रहे हैं, तो हम आपको आखिरकार शिक्षित कर क्यों रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? और यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप शिक्षित हो क्यों रहे हैं भाई? आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आपका आखिरकार कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। तो सभी के मन में एक उद्देश्य चलता है कि अरे भाई, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, नौकरी पा लेंगे, बस खूब बढ़िया जीवन ऐश में एकदम कटने लगेगा, शादी ब्याह कर लेंगे, काम खत्म। नहीं, अभी देखिए, अभी कितनी सारी बातें बताएंगे। देखो, जीवन कितना विलक्षण है। वाह, जीवन कितना विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता है अनेकों लक्षणों वाला, यानी कि जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, मछलियां, ये सब का सब हमारा जीवन है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज हैं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनफैक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चीज से हमारा जीवन कनेक्टेड है। आगे कह रहे हैं का जीवन दीन है, जीवन अमीर है। जीवन दीन का मतलब गरीब होता है, जीवन गरीब है और जीवन अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन देखिए, समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी। जीवन गूढ़ है, जीवन गुप्त है। गुप्त का मतलब जीवन देखिए छिपा हुआ भी है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। कैसे? ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। देखिए, ये सब जीवन है। ये हमारे जीवन से कहीं ना कहीं हर चीज कनेक्टेड है। केवल इतना ही नहीं, अपितु बल्कि इससे कई ज्यादा जीवन है। केवल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, केवल इतना ही जीवन नहीं है, अभी तो ये टेलर है। पूरा जीवन को समझना ना बड़ी कठिन है। जीवन अभी इससे कई गुना ज्यादा है। आगे करेगा लेखक, लेकिन बहुधा हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं ना, जीवन को बस एक छोटा सा कोना, जीवन का एक छोटा सा कोना को समझने के लिए ही तैयार हो रहे हैं, अर्थात शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या है वो जीवन का छोटा सा कोना? क्या है? बस बढ़िया से पढ़ लिख लिए, कमाई धमाई होना चालू हो गया, नौकरी एक दो हो गया, बस शिक्षा का काम वहीं पे खत्म हो गया। आगे देखिएगा, हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम कुछ परीक्षाएं पास कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। यहाँ पे यंत्रवत का मतलब होता है एकदम मशीन की तरह बन जाते हैं। यानी कि देखिएगा ध्यान से, शिक्षा ग्रहण कर लिए और शादी ब्याह कर लिए, मैं नौकरी हो गया, उसके बाद शादी ब्याह हो गया। कहाँ होता बिना नौकरी शादी? सुनेगा, यानी शादी ब्याह कर लिए, हमारा जीवन एकदम मशीन की तरह हो गया। फिर हमारे बच्चे होंगे, ध्यान दीजिएगा, वो भी पढ़ाई में लगेंगे, वो भी नौकरी करेंगे, उनका भी शादी ब्याह होगा, तले हम लोग खत्म। तले फिर वो आएंगे, फिर जनरेशन एकदम यंत्रवत यानी मशीन की तरह ऐसे ही चलता रहेगा। आगे देखिएगा,
हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। कह रहे का हम हमेशा जीवन से डरे रहते हैं, भय बना रहता है, चिंतित रहते हैं, भयभीत बने रहते हैं, यानी कि डरे रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। यानी कि शिक्षा का कार्य क्या है? यदि हम शिक्षित हो रहे हैं, यदि हम ज्ञानी बन रहे हैं, तो जिस चीज से हमारे अंदर डर बन रहा है, जिस चीज से हमारे अंदर भय बन रहा है, चिंताएं हो रही हैं, इस चीज का समाधान हो सके। शिक्षा का मतलब यही ना, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो किसी चीज का क्या समाधान है आप समझ सके, यही ना शिक्षा का मतलब है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, कितना बढ़िया से कहे हैं, देखिए, हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बन रहते हैं। जीवन से, हमारे जीवन में ये सभी चीजें आती रहती हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बना दे। बस नौकरी हो गया, शिक्षा का काम खत्म। केवल शिक्षा का इतना ही कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाबू, क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे। प्रौढ़ का मतलब समझ सकते हैं, जब जवान हो जाएंगे, यानी किशोरावस्था के बाद का समय, और जो वृद्धावस्था के पहले का जो समय चलता है ना, उसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्या होगा हमारे साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और इससे पहले कि आप ज्ञात कर सके कि आप कहाँ हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कि आप ज्ञात कर सके, आप सोचे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्या चाहते हैं, तब तक आप माता पिता बन जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही आप प्रौढ़ होंगे ना, तो आपकी शादी ब्याह कर दी जाएगी। अभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए। तब तक देखिए, आपको कुछ बनने से पहले आप माता पिता बन जाएंगे। यदि लड़की होंगी तो माता बन जाएंगी, और यदि लड़के होंगे तो पिता बन जाएंगे। आय करेगा कि तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे, और वही आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्षीण का मतलब वो क्षय होते रहेंगे, आप धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे। आपका जीवन एकदम यंत्रवत हो जाएगा, आपका जीवन एकदम मशीन की तरह हो जाएगा। अभी भी आपको लग रहा होगा कि जीवन यही ना है, तो असली जीवन तो यही है। नहीं, अभी देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या इसी प्रकार से होने वाला है आपका जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी भी पूछा है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि शादी ब्याह कर ली है, बाल बच्चा हो गया सन, महतारी बा बन गई सन, अब जीवन बस इतने में जीवन खत्म, खेला खत्म, अब कमात रहो, लड़का से पलत रहो, फिर वो बाबू हम पढ़े लगे हैं, उनको शादी ब्याह हो जाइए, अब फिर जीवन बस यही जीवन है। आगे देखिएगा, मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, यानी आपको भविष्य में किसी भी चीज की गजन नहीं होने वाला है, तकलीफ नहीं होने वाला है। आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए, मानते हैं कि जो एक गरीब है, जो भी है, उसका तो बात अलग है। मान लीजिए एक अच्छे परिवार के हैं, पैसे वाले हैं, आपको जीवन में कोई कमी नहीं होने वाली, आपके पिताजी दुकान वकान खोल कर आपको दे देंगे, तो क्या आप अपना जीवन जी रहे हैं? लेखक का कहने का तात्पर्य ये, तभी तो आपका जीवन नष्ट हो रहा है ना, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी, निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ होगा, एकदम शिक्षा लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा कि जब वो हमें मदद ही ना करे इस चीज में कि हमारा जो जीवन का रहस्य है उसको हम समझ सके। इसमें शिक्षा मदद ही नहीं कर रहा है। आगे देखिएगा, तो वो शिक्षा एकदम बेकार है, वो शिक्षा बेकार है जो इस जीवन को समझने में आपकी कोई मदद नहीं करे। इसकी सुंदरता, रोमांटिक का मतलब होता है वो सुंदरता, जीवन की सुंदरता क्या है, इस चीज को समझने में यदि शिक्षा आपकी मदद नहीं कर रही है तो शिक्षा व्यर्थ है, शिक्षा खराब है। आगे देखिएगा, भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, भले ही आप पढ़ लिख कर एकदम विद्वान बन जाए, बहुत उपाधि प्राप्त हो गई आपको, एकदम अवार्ड से आपका घर भर गया, ध्यान दीजिएगा, यदि चाहे
बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? कभी आपने सोचा है ये सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए, ध्यान दीजिएगा, कुंठित का मतलब होता है भोथर, और चिंतित का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं चिंता, टेंशन, और रुक्ष का मतलब होता है रूखा, एकदम माने रूखा, मुरझा जाना। सुनिएगा, बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? यदि आपका मन ही इसे पाने की प्रक्रिया में न हो, यानी कि जीवन को समझने में आपका मन ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? जरा सोचिए, ऐसी शिक्षा ग्रहण करने का क्या फायदा होगा? आगे कह रहे हैं क्या कि इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। हमें किशोरावस्था से ही यह जान लेना होगा कि यह जीवन क्या है, असली जीवन का मतलब क्या है। और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं कि वह आप में उस मेधा को उद्घाटन करे जो जिससे आप इस समस्त समस्याओं का हल खोज सकें? यानी कहने का मतलब है क्या शिक्षा का ये कार्य नहीं है कि जीवन को समझने में आपकी मदद करे? जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली है, आप चिंतित, आप भोतर होने वाले हैं, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आने वाली है, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, असली जीवन कैसे जिया जाए, क्या शिक्षा का कार्य नहीं है कि इसमें आपकी मदद करे? शिक्षा ये काम कर रहा है, आपको नौकरी दिलवा रहा है, लेकिन उसी नौकरी में जब आपको चिंता हो रहा है तो उस चिंता से कैसे निकले, क्या शिक्षा उस चिंता से आपको निकाल दे? ये शिक्षा का कार्य नहीं है। वही लेखक कह रहे हैं, आगे देखिएगा, लिखा है, क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है? मेधा का मतलब होता है वो ज्ञान, बुद्धि। सुनिएगा, क्या आप जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सकें। यानी कि आपके अपने लिए क्या सत्य है, क्या वास्तविक है, इस चीज की आप खोज सके, वही असली मेधा है, वही असली ज्ञान है। आपके लिए वही असली ज्ञान है जो आपको एकदम स्वतंत्र बना दे। जहां पर आपकी मेधा हो वहां पर भय नाम का कोई चीज ना हो। आप उस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करें कि आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की भय ही ना हो। आगे देखिएगा, आगे लिखे हैं, यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे, आप कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकेंगे। आगे लिखा है बाबू, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है बड़ा बनने की इच्छा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो। आध्यात्मिक का मतलब होता है जैसे भगवान से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, वो आध्यात्मिक होता है। और सांसारिक का मतलब होता है संसार संबंधी, यानी कि आपका किसी प्रकार का भी महत्वाकांक्षा हो, यानी कि आपके बड़ा बनने की इच्छा आपके अंदर जिस प्रकार के भी हो, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, चिंता और भय को जन्म देती है। यानी कि हमारे अंदर जितने ही इच्छाएं पनपती है बड़ा बनने की, वो हमारे अंदर उतना ही चिंता और उतना ही भय लेकर आती है। ध्यान दीजिएगा, अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो, यानी कि एकदम चंचल हो, ज्ञानी हो। तो क्या शिक्षा इस चीज में मदद नहीं कर सकती? जैसे सुनिएगा, इसमें बहुत लोग, जैसे विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ, सभी के सभी विद्यार्थी ना एक दूसरे से अधिक नंबर लाना चाहते हैं। उनके अंदर ये एक डर बना हुआ है कि कहीं उसका मुझसे अधिक नंबर ना आ जाए। तो ये डर को आप लोग दूर कर क्यों नहीं रहे? आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा से पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि इस डर को कैसे दूर किया जाए? अगर आप पूछ रहे हैं और उस डर को दूर कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं आपका शिक्षा सार्थक है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में लेखक बता रहे हैं, आगे आपको सब समझ में आएगा। देखिए, देखते जाइए। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। यानी कि एक ऐसे वातावरण में हमें रहना आवश्यक है ना, जो पूरी तरह से आजाद हो, जहां पर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना हो, हर तरह से वहां पर आजादी हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम में से जितने भी लोग, जैसे जैसे बचपन में तो भाई बचपन तो एकदम मासूम होता है, ना कोई डर, ना कोई चिंता, जो है मन को लसता है, जौची मन को लस्तौची करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर चिंता, हमारे अंदर भय,
पनपते जाती है। आगे देखिएगा, हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा रोग कि क्या कही लोग। हाँ, सबसे बड़ा रोग यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो वही यहाँ पे लेखक कितना बढ़िया बात कर रहे हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की भय, चिंता समाते जाती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें फलनिया का कहीं, चिलनिया का कहीं। ध्यान दीजिएगा, आए कह रहे हैं क्या, हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। देखिए, मृत्यु जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई यथार्थ है, यदि सबसे बड़ा कोई सच्चाई है ना, वो मृत्यु है बाबू। आप चाह कर भी इस चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, एक ना एक दिन जाना ही। तो कह रहेगा, और इस चीज से भी हम भयभीत रहते हैं। भाई, जो चीज 100% तय है, निश्चित है, उससे किस बात का डर, हमें तो मरना ही है। आगे देखिए, हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। ये लाइन याद रखिएगा बाबू कि जहां भय है वहां मेधा नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है। यानी कि जहां पर डर है वहां पर शिक्षा नहीं है, कहने का मतलब ये है। आगे कह रहे हैं क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहें जहां भय ना हो, जहां स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं। हेलो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं कि जौन मन को तौने कर दे, न तो जमाना बहुत खराब चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। हाँ, एक ऐसी स्वतंत्र वातावरण की जरूरत है हमें, बचपन से ही रहने की आवश्यकता है, जहां पर हम असली जीवन का मतलब समझ सके कि आखिरकार हमें जो जीवन मिला है, ये जीवन हमारा सार्थक कैसे होगा, हम जीवन में खुश कैसे रह पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखे हैं, हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, कितना खराब बना दिया है हमने जीवन को। कह रहे हैं क्या कि सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि मैंने कहने का इनका तात्पर्य है कि हम जीवन की गहराई को तभी समझ सकते हैं जब आप हर एक मुद्दे पर बात करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। हर एक मुद्दे पर सही है तो सही बात करेंगे, गलत है तो गलत बात करेंगे, सॉरी गलत है तो उसको कहेंगे कि ये चीज गलत है, तो वो मानेंगे कि आपका जीवन वाकई में सार्थक हो रहा है। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ। देखिए, समाज को सड़ा हुआ बता रहे हैं, सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। ध्यान दीजिएगा, ताकि आप एक मानव की भांति सत्य की खोज कर सकें। कि देखिए, कहने का तात्पर्य है ना कि सच्चाई, ये किस चीज पे अपना पॉइंट खींच रहे हैं, मतलब किस चीज पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि सच्चाई। जैसे कहीं पे कुछ सही हो रहा है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से हट जाते हैं कि छोड़ो, कहीं हम फंस जाए तो आए क्या बोले जाए। यानी कहने के लेखक का तात्पर्य है कि तब आप जीवन जी कहा रहे हैं, आप भी तो जिस तरह सभी लोग कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ध्यान दीजिए, नकल करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हरास है और मृत्यु है। भय है, हरास है, मृत्यु है। हम लोग डरे रहेंगे, हमारे अंदर हरास होता जाएगा, दिन पर दिन हम खत्म होते जाएंगे, एक दिन मृत्यु आ जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ भी कह रहे हैं वो मान लेना बड़ा आसान है। जैसे कहने का मतलब है, आप विचार कीजिए कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों का जीवन चलता आ रहा है, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, जीवन चल रहा है, बच्चे हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे से हम लोग हो गए, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, नौकरी हासिल करेंगे, माने नौकरी हासिल करेंगे तब कमाएंगे, उसके बाद शादी ब्याह हो जाएगा खूब बढ़िया से, तो बाल बच्चा हो जाएंगे, फिर उनका जीवन वैसे ही चलने लगेगा। आगे देखिएगा, और इसमें क्या होता है, भय, डर, चिंता, हरास, मृत्यु तो कंफर्म है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब कह रहे हैं क्या कि जिंदगी का अर्थ है
कि अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। वाह! यानी कि जब आपके अंदर किस चीज की, तो सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशित हो। किस चीज को लेकर के? सत्य को लेकर के, सच्चाई को लेकर के। कह रहे हैं का कि आप अपने लिए सत्य की खोज, आप अपने लिए सत्य की खोज करें, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक स्वतंत्र समाज में रहेंगे, एक स्वतंत्र परिवार में रहेंगे, जहां हमें हर चीज करने की छूट रहेगी, हर बात पे बोलने का अधिकार रहेगा। आगे देखिएगा, परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। लेकिन आज के जमाने में आपको कोई इसके लिए प्रोत्साहित करता है? वह वहां पे गलती हो रहा है, जाकर छोड़ा जो तो ना सुधार किसी ना बहुत मत जो। हाँ, आगे देखिएगा, कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। कह रहे कि आप जरा खुद से विचार कीजिए कि ये परमात्मा क्या है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, यदि आप हर एक मुद्दे पे बोलना चालू करेंगे ना, समाज में कभी अप्लाई करके देख लीजिएगा, तो आप खतरा बन जाएंगे। समाज के लोगों को लगेगा कहीं बुझा तो पगला गई, हाँ रेस हो गई, रेस रहा, तो आप क्या हो जाएंगे? खतरा बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, समाज चाहता ही नहीं है कि हमारा समाज बदले, और यदि कोई एक व्यक्ति आ जाए उस समाज को बदलने के लिए, तो लोगों को क्या लगेगा कि यही गलत कर रहा है। क्योंकि हम लोग का जो माइंड सेट हो गया है समाज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उस चीज से कोई भी नहीं निकलना चाहता है। और उस चीज से अगर निकलना चाहे ना, तो लोग हमें पागल बोलेंगे, लोग हमें नीचा दिखाएंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? डर आएगा, भय आएगा, यही सब ना चीज आएगा। करेगा, आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। जी देखिए, हमारे जितने भी गार्जियन है, सब लोग चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। बस सुरक्षित का मतलब खूब बढ़िया से रहें, और हम भी यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमें किसी प्रकार का भी कुछ न हो, कुछ भी हमें न हो। साधारणतः देखिएगा, साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना, यानी नकल में जीना अर्थात भय में जीना। सुरक्षा में जीना यानी नकल में जीना, और नकल में जीना इसका मतलब भय में जीना। भय में यानी कि डर डर कर जीना। आगे देखिएगा, सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वो हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। जी हाँ, यदि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा का ये कार्य है कि हमें वो सिखाए कि हम लोग स्वतंत्र वातावरण में हम रह सके, हम लोग हर बुराई पर हमें बोलने का हक हो, हम लोग बोल सके, एकदम बोलिए। शिक्षा का ये कार्य है कि शिक्षा हमें सिखाए। लेकिन हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम लोग चीजों से बचना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे अंदर डर पनपता है, भय पनपता है, तो कहाँ हम जीवन जी रहे हैं? आगे देखिए, क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है। जी हाँ, निर्भयता पूर्ण का मतलब हुआ कि जहां डर न हो, जहां भय न हो, ऐसा समाज, ऐसा वातावरण बनाने ना बड़ी कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हुए हैं, जो हमेशा से केवल शक्ति, केवल पावर, केवल सीट की खोज में लगे हुए हैं। बस हमें सत्ता में रहना है। देखिए कितना बढ़िया लेखक एक बात बता रहे हैं, जरा समझिए। हम लोग जमीनों के लिए लड़ते हैं। अभी थोड़ा सा हंसेंगे कि देखो ये मतलब क्या बात चल रही है, सुनिएगा। हम लोग जमीनों के लिए लड़ते हैं। जरा सोचिए, हम जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? कभी आपने विचार किया है कि जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप गहराई से सोचेंगे ना, वास्तविकता क्या है? हमारा जन्म हुआ है, 60-70 साल की जीवन है, चलिए 80 साल, जितना भी जीवन जी ले, उतना जीवन, उसके बाद हमें मर जाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भाई जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ, क्या वो जमीन के लिए हमारा जन्म हुआ है? जमीन फरियाने के लिए जन्म हुआ है? नहीं ना। हमारा जिस चीज के लिए जन्म हुआ है, हम वो चीज नहीं जी रहे हैं। हम इस चीज से भटक कर हम कोई और चीज जी रहे हैं। आगे देखिएगा, लेकिन समाज है भाई, समाज जैसा कहता है, जैसा चलता है, वैसे ही देखा देखिए हम ही लोग चलते हैं। आगे देखिए, लेकिन लेखक ऐसा कह रहे हैं कि नहीं। आगे कह रहे हैं क्या? यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है। महत्वाकांक्षी का मतलब मैंने बताया था, बड़ा बनने की इच्छा। सुनिएगा,
कि दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रही है और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत है, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोले खाए के बगली में पैसा नहीं खे, अगल बगल में दिखावे खातिर एकदम मार पूरा ड्रेस हाई कोर्ट कर्ज लेके पहन ले। बताइए, अब वो कर्ज चुकाने के लिए आपको अंदर डर बनेगा कि नहीं बनेगा, भय बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको मेहनत अतिरिक्त करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो दिखावे की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अब आगे देखिएगा, कह रहे हैं क्या कि दूसरी ओर अपने 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 अनुयायियों के साथ सन्यासी बाबा में, सुनिएगा, सन्यासी और धर्म गुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान से उनका किसी किसी बाबा का भगवान से कनेक्शन हो जा रहा है। जब भगवान से कनेक्शन हो जा रहा है तो जिस चीज के लिए भारत में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो भगवान से कह दीजिए कि लड़ाइयाँ खत्म कर दे। नहीं कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में, देखिए किस तरह से दुनिया को बना रहे हैं, यानी कि दुनिया के लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं। आगे देखिएगा, यह विश्व ही पूरा पागल है। लेखक कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विश्व ही पगला गया है, यह विश्व पूरा ही पागल है, पुण्यता भ्रांत है, यानी कि विश्व पूरा का पूरा पगला गया है। पुण्यता भ्रांत, भ्रांत का मतलब पूरी तरह से एकदम घबराया हुआ है, एकदम घबराया हुआ है। यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास के सोशल साइंस दूसरा पार्ट पढ़े ना, समाजवाद एवं साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूंजीवाद, ये अलग अलग चीजें। तो देखिए, साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहे हैं। लीजिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि दो लोग, देखिए, एक व्यक्ति सोचता है कि ये अच्छा है तो इस चीज को साबित करने के लिए दूसरा व्यक्ति से लड़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये चीज अच्छा है और इस चीज को साबित करने के लिए ये लड़ रहा है, तो वही में वो तीसरा व्यक्ति आता है, कहते हैं कि ना ये काम कर हमार नहीं होगा। अब ये दोनों आदमी को प्रतिरोध कर लेंगे ना, अब ये चीज का लागू कर। पूरा दुनिया इसी चीज में एकदम घबराया हुआ है, एकदम भ्रांत हो गया, एकदम पागल हो गया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, हर एक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। सबके मन में है कि वो हमरा से आगे मत बढ़ जाए, एको कदम आगे मत बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। और एकदम संघर्ष यानी कि जीवन में लगा हुआ है, केवल संघर्ष कर रहा है। कौन? इंसान। आगे देखिए, यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान, मूढ़ता, मूर्खता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है ये दुनिया। यानी कि दुनिया जिस चीज में जा रहा है ना, सेम इस दुनिया में उसी चीज में हमको ढकेलने के लिए हमें शिक्षित किया जा रहा है। ठीक उसी चीज के अनुसार हमें शिक्षित किया जा रहा है जिस तरह की दुनिया है। लेखक का मत है, यानी कि लेखक कह रहे हैं, देखिए कितना स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अलग अलग जातियां हैं देश में, अलग अलग विश्वास के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्र है, अलग अलग लोग मतलब कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, एकदम उसी समाज में हमें रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वही हमें शिक्षा ग्रहण करवाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। जी हाँ, आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए, समाज को अभागा बता रहे हैं। जी हाँ, अभागे समाज के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। जी हाँ, और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। आप कभी भी, जैसे मान लीजिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग क्लास में बाबू जब पढ़ते होंगे तो आप लोग देखिए क्या होता है, आपको कोई सवाल पूछना होगा ना तो आप नहीं उठेंगे पूछने के लिए, ऐसा हमको ये डाउट है, आप उसे रहे पूछना, रे पूछ ले, ऐसा करते कि नहीं करते? तो ठीक से सोचिए, जरा सोचिए, आपको काम है, आपका डाउट है, आप पूछिए। आप किसी और को कह रहे हैं तो नहीं पूछना, लो बक हम ना पूछे तो मत पूछा, कितना घाटा हो। तो वही करेगा आपके। देखिए, हम भी इसी चीज में रहना चाहते हैं, हम अलग ट्रैक पे नहीं जाना चाहते हैं। जिस रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं ना, उसी रास्ते पे हम एकदम चल रहे हैं। मतलब जमाना बदल रहा है, आप भी थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दीजिए। यही ना कुछ समय के लिए लोग पागल कहेंगे,
और जहां से बाबू आप अपने आप को जान लिए, आप अपने आप को साबित कर लिए, तो याद रखिएगा सभी लोग आपको सपोर्ट में आ जाएंगे, जो भी है। आगे देखिएगा, तब शिक्षा का कार्य क्या है भाई? आखिरकार इस शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे? यानी कि ये जो समाज हो चुका है, यानी जो समाज जो सड़ चुका है, उसी में हमें सड़ाए, क्या यही शिक्षा है कि हम एक अपना अलग से स्वतंत्र समाज बनाए? शिक्षा ये हमें सिखाए। ध्यान दीजिएगा कि इसका कार्य ये है, पूर्ण स्वतंत्रता, एकदम पूरी तरह से स्वतंत्रता। सुनिएगा ध्यान से कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन यानी नया विश्व का निर्माण कर सकें। वाह, एक नया विश्व का आप निर्माण कर सकें। शिक्षा का ये कार्य है कि आपको पूरी तरह से स्वतंत्र बनाए। कह रहे हम ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं। सुदूर का मतलब होता है कहीं दूर, बहुत दूर भविष्य में नहीं। भविष्य में मत जाइए भाई, अपितु इसी क्षण, जी हाँ अभी के अभी, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें शिक्षा को समझ लेना चाहिए भाई कि शिक्षा का असली मतलब है क्या है, कि हम अपने जीवन को समझें, हम एक स्वतंत्र समाज की रचना करें। आगे देखिएगा, हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा। हमें बिना देरी किए एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें कि आपके लिए सत्य क्या है। देखिए, वो जीवन को खत्म मात्र एक ही को चीज कर रहा है, एगो दूगो चीज कर रहा है। कौन चीज है? वो चिंता है। और चिंता कहीं से भी आप देखिएगा ना, आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार से चिंता जरूर है। मैं उस टाइम से एग्जांपल दे रहा हूं कि हमरा से आगे मत निकल जाओ, इस चीज की चिंता है। बाबू कितनो बढ़िया दोस्ती यारी, पढ़ाई में मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में कभी भी कोई भी बढ़िया दोस्त नहीं चाहता है कि मुझसे एक नंबर भी उसका अधिक है। हाँ दोस्ती यारी ठीक है, अच्छी बात है, दोस्ती यारी चले, लेकिन पढ़ाई में आप देख लीजिएगा सबके मन में यही फीलिंग होता है, जैसे भी हो, लेकिन फीलिंग में तो यही होता है। हाँ, आगे देखिएगा, आप मेधावी बन सके, आप ऐसे समाज की रचना करें, आप ऐसे स्वतंत्र समाज बनाएं। आपको शिक्षा ये सिखाए कि आप इस तरह का समाज बनाएं कि आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहराई मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सके। मनोवैज्ञानिक विद्रोह अवस्था में रह सके, यानी कहने का मतलब है कि आप खुद समझ सके कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। यानी कि मुझे जो भी सही है, जो भी गलत है, मुझे चिंता हो रही है, तो मेरी चिंता को खुद से दूर कैसे करना है। मुझे कोई तकलीफ हो रहा है तो उस तकलीफ को मैं खुद दूर कैसे करूं। आगे देखिएगा, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। किस विद्रोह की? मनोवैज्ञानिक विद्रोह की। मैंने बोला था ना कि आप खुद की समस्या खुद ही समाधान कर ले, वाह, इससे बेहतर क्या हो। आगे करने का, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, यानी परंपराओं को स्वीकार कर लिए, उनका नकल किए जा रहे हैं कि हमारे माता पिता पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है, शादी ब्याह हुआ, हम हुए, वो लोग कमाने लगे, घर परिवार चलने लगा, फिर हम भी पढ़ रहे हैं, हमारा भी शादी ब्याह हो जाएगा, हो करेगा जब हो जाए, हाँ शादी ब्याह हो जाए, उसके बाद से हमारे भी बाल बच्चे होंगे, वो भी पढ़ने लगेंगे, बस जीवन चल रहा है। बस खाली समाज से बस देखा देखी जैसे चल रहा है, एकदम बस चल रहा है। उनका घर मोटरसाइकिल की नहीं ला, हम मोटरसाइकिल की नहीं, हम भले जेब में पैसा नहीं है। ऐसी मानसिकता हमारे दिमाग से निकालनी होगी। ध्यान दीजिएगा, उसके पास है, वो कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है, नहीं करेंगे, जब होगा तब करेंगे। आप सुनिएगा, आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अविच्छिन्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ कह सकते हैं, या अखंड कह सकते हैं, अटूट कह सकते हैं, इस चीज की खोज कर सके, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। यानी कि बस आप सतत निरंतर करते रहें और सीखते रहें। लेकिन आप भयभीत हैं, जरा सोचिए, आप सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनने की चाह में लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर डर बना हुआ है, आप भयभीत हैं, तब आप न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न ही सीख सकते हैं, और न ही गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि जब तक आपके अंदर भय होगा, डर होगा, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए कितना बढ़िया तरह से अगर आप कोई विचार कीजिएगा ना इस पे, तो आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा मान लीजिए कोई चीज, कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके मन में पहले ही डर बन गया क्या कि कहीं अगर बिजनेसवा में हमारा घाटा लगे तो हमारा क्या हो, क्या आप वो व्यवसाय कर पाएंगे? थोड़ा दिल से सोचिएगा, नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिए ना तो आपका डर आपको सक्सेस नहीं होने देगा, कभी होने ही नहीं देगा। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में अगर अभी से चलना चालू हो जाए, क्या हुई परीक्षा में, क्या ना हुई, ये भाई अभी आपका काम क्या है, अभी आपका ड्यूटी क्या है? आपका अभी का ड्यूटी है कि आप ईमानदारी से बस सिलेबस पढ़ें, बस पढ़ें। जो ये एग्जाम आज देने जाना है, उस दिन जो पेपर आएगा देखा जाएगा, उस दिन की बात उस दिन के है। आप मात्र एक 3 घंटे के लिए आप अभी का पूरा समय एक डर के वजह से पूरा का पूरा समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जब 3 घंटे वो समय आएगा उस दिन उसको देख लिया जाएगा, बात खत्म। तो ये सारी है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि चिंताएं हमारे मन में पहले ही घर कर जाती है। और चिंताएं एक ऐसी चीज है, डर भय एक ऐसा चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ध्यान दीजिएगा, करेगा अतः निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब होता है बिना विवाद का, यानी कि बिना विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों को, उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। वाह, अब यहाँ पे बता रहे हैं ना कि देखिए शिक्षा का एक कार्य है, शिक्षा का एक कार्य है कि यदि हम शिक्षित हुए हैं तो हम अपने डर, अपने भय को दूर कर सके, खुद से दूर कर सके, स्वयं से दूर कर सके, हमारे अंदर डर नाम का कोई चीज ही ना हो। आय कर है क्या, यह पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह पूछा जाता है यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैलेगी? अराजकता का मतलब होता है अनियंत्रित मतलब विधि व्यवस्था, अनियंत्रित विधि व्यवस्था। तो क्या अगर सभी लोग क्रांति करने लगे तो क्या समाज उथल पुथल नहीं हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगा? अब देखिए कितना बढ़िया बात बोलेंगे, लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज जो अभी जो है समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या अभी सुव्यवस्थित है? नहीं, अभी तो और ज्यादा बिगड़ गया है। क्या अभी अराजकता नहीं है? क्या अभी विधि व्यवस्था ठीक है? क्या अभी विधि व्यवस्था खराब नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद है? क्या प्रत्येक व्यक्ति खुश है, समृद्धि से, पूर्णता से जी पा रहा है? कि वो जिस तरह से जीना चाहता है क्या प्रत्येक व्यक्ति जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? ए भाई 50-60 साल बाद तू डाक चियार देबो, 50 साल बाद 50-60 हम लोग वो चल जाई हैं, तो काहे लिए लड़ रहे हैं? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? आप अराजकता की बात कर रहे हैं कि अगर सभी लोग क्रांति करने लगे तो समाज एकदम बिगड़ जाएगा, समाज में एकदम अशांति फैल जाएगी। तो क्या अभी अशांति नहीं है? नजर उठाकर देखिए, हर जगह, हर क्षेत्र, हर कोने में आपको अशांति मिलेगी, अराजकता मिलेगी। क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? महत्वाकांक्षा, क्या सभी लोग बड़ा बनने की इच्छा अपने मन में नहीं लिए घूम रहे हैं? क्या कंपटीशन की भावना नहीं है कि वो मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? सभी के अंदर केवल यही भावनाएं पनप रही है। अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता है, अर्थात जिस आप अराजकता की बात कर रहे हैं कि फैल जाएगी, ये विश्व में पहले से ही विद्यमान है और ये चल रहा है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित न समझ बैठे, कहीं आप समाज को सुव्यवस्थित समझने की गलती मत कीजिएगा। कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, संपूर्ण विश्व ही बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। कभी आप विचार कीजिएगा, रियलिटी बता रहे हो, आप कभी विचार कीजिएगा, खुद से सोचिएगा कि यह विश्व को जैसा होना चाहिए वैसा है, नहीं है। धीरे धीरे इसका क्षय हो रहा है। लोग को देखकर जल रहे हैं, लोग को देखकर जल रहे हैं। जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका एग्जाम होने वाला है 3-4-5 महीना बाद, आपको वहां ध्यान है कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं, आपका यहाँ पर ध्यान नहीं है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको तो नहीं बढ़िया से पढ़, हमें पता है, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़, आप लोग हमारे बच्चे हैं।
आगे बढ़ते हैं। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है। यदि आप समाज को देख रहे हैं कि क्षय हो रहा है, उसका बर्बाद हो रहा है समाज, तो यह आपके लिए एक चुनौती है। चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। या आपका मतलब केवल आप अकेले के लिए नहीं कहा गया है, आपका मतलब हर व्यक्ति के लिए कहा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर सभी व्यक्ति एक स्वतंत्र समाज बनाने की मतलब होड़ में चल दे, अगर लग जाए, तो जरा सोचिए कितना जल्दी समाज बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप समाज को सुधारने चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पहले खुद को सुधार लीजिए। अगर सभी लोग खुद को सुधार लिया ना, तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा है, आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चुनौती आपके सामने रखा गया है कि इस समाज को चलिए सुधारते हैं, इसका क्षय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसको क्षय न होने दें, तो आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आप यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। सुनिएगा, तब यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। प्रत्युत्तर का मतलब होता है जवाब का जवाब, यानी कोई उत्तर दिया, उसके बाद से आप जवाब दे रहे हैं, तभी आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं हुआ। आप इसका प्रत्युत्तर पुण्यता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हो। अभय का मतलब होता है आपके अंदर डर न हो। अ माने नहीं, भय माने डर। सुनिएगा ध्यान से, जब आप अभय हो, आप एक हिंदू या एक साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचे, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस समाज की आप रचना करना चाहते हैं, आपको उस समाज की रचना करने के लिए, यदि आप एक हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आपको इन सभी चीजों से दूर निकलना पड़ेगा। आपको एक इंसान की भांति सोचना होगा। लेकिन हम लोग क्या, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अलग अलग विषयों पर, जमीन के लिए एकदम आपस में लड़े जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, एकदम मरे जा रहे हैं। आगे निकलने के लिए आप एक इंसान की भांति सोचिए कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे। तो किस बात का लड़ाई है भाई? लेकिन समाज है, चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है, आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते। आप इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। अर्थात कहने का मतलब, पहले आप तो क्रांति कीजिए, पहले आप स्वयं तो इस चीज को दूर करने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं का मतलब, यहाँ आपका मतलब सभी लोगों को कहा जा रहा है। आप स्वयं, अब खुद तो पहले तैयार होइए समाज को सुधारने के लिए, यानी इन महत्वाकांक्षी खिलाफ की विरोध। यानी कि जितने लोग ये बड़ा बनना चाहते हैं, यानी आप खुद बड़ा बनना चाहते हैं, आप खुद ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, इस चीज को तो पहले आप अपने मानसिकता से निकालिए, पहले खुद वैसा बनिए, तब समाज को सुधारिए। आगे देखिएगा, आगे क्या रहेगा, जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्रही नहीं है। परिग्रही का मतलब वो संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला, जितना चीज बता हमरे मिल जाओ। हाँ, पैसा का बारिश होता है, एकदम जाकर हेंगा टूट गई बनी, सब पैसा हमरे मिल जाओ। बारिश में होता मरते और यूं लोग लेवे तो बस एकदम इसी चीज में एकदम होड़ में लगे हुए हैं, एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं है। जब हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो किसी और को क्या? आगे देखिएगा, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। यानी तभी जो हमारे सामने जो चुनौती आई है ना, चुनौती समाज को सुधारने वाला चुनौती, तभी इस चीज का हम उत्तर दे सकेंगे। आगे कह रहे हैं क्या, तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। यानी जब अब आप अपने को नया बना लेंगे, तब आप एक नए विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। आप प्रेम करेंगे तो क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जब प्रेम करेंगे तो मार झगड़ा कंफर्म होगा। माने प्रेम मतलब किसी देश से प्रेम, किसी वस्तु से प्रेम, किसी चीज से प्रेम, तो उसमें उसके लिए क्रांति करना पड़ेगा उस चीज को पाने के लिए, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आज जब उस चीज को पाने में जब क्रांति होगी ना, आपको इतना बढ़िया बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा ना, माने बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, ये तीनों पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। जी हाँ, जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो वास्तव में पूरा जीवन ही सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता,
गुरु केवल कितने दिनों के लिए है बाबू? रियलिटी अब विचार कीजिएगा। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से पढ़ना सभी लोग चालू करते हैं। इंटर बीए कर लेते हैं, उसके बाद गुरु जी कहाँ बैठल घर है पढ़ा? नहीं ना, अपना गुरु हम स्वयं होते हैं। हमें जीवन को स्वयं समझना पड़ता है, हमें स्वयं पढ़ना पड़ता है। आगे देखिएगा, तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है, जी हाँ, प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अर्थात हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कब? जब हमारा कोई गुरु नहीं होता, जब हम जीवन जीने लगते हैं, तब की बात कर रहे हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई हमें सिखाने वाला नहीं होता, कोई दार्शनिक नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, हमारा कोई गुरु नहीं होता है। तब हमें हर एक चीज सिखाता है। सूखी पत्ती से हम सीखते हैं कि वो जिस तरह से मुरझा गया है, एक दिन हम भी मुरझा जाएंगे। हाय हाय, ओह, एक उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, हम भी उड़ने का सपना देखा था कभी, आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक खुशबू, वाओ, एक महक, एक आंसू, इन सभी चीजें, हर एक चीज से हम लोग क्या करते हैं सर? सीखते हैं। वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, देखिए इसका तात्पर्य मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, हम लोग अपने आप को ना गरीब बता रहे हैं, यार हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। आप किसी इंसान को जाकर देखिए, वो उसको खाने को तरस रहा है। एक मजदूर को देखिए, आप कहीं ना कहीं आप लोग उससे ज्यादा बेहतर है, तब तो आप इसकी तुलना नहीं करेंगे। तब तो उसको देखिए, जिसके पास साइकिल है, जिसके पास साइकिल है वो ठीक है, उसको मोटरसाइकिल की चाह है। आज जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहता है कि मुझे 4 चक्का हो जाए, और जिसके पास 4 चक्का है वो चाहता है कि 4 चक्का में तो नहीं बढ़िया हो जाए है। और जिसके पास बढ़िया 4 चक्का है वो चाहता है कि अब हम जहाजे किन ली, ट्रेनें किन ली। और जिसका जहाज ट्रेन हो गया वो चाहता है कि चल उड़ के सीधे कौन दूसरा ग्रह पर रह लगे, जो भी हो, तले पता लगे कि तू ही निकल जाएगी, चलो दुनिया से तोहरे सुहा हो जाए, तू ही खत्म हो जाए, इतना जा। तो वही पर है कहा कि दुनिया में हर एक चीज हमें सिखाता है। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है, और आप सतत सीखते रहते हैं, आप हमेशा सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आगे देखिएगा, आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। जी हाँ, आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो शिक्षक क्या करते हैं? बाबू तुम ध्यान से पढ़ लो, पढ़ना लो पढ़ लो, बट पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आपको मतलब कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतः समझ सके। उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। अर्थात जब किसी चीज से हमें लगाव हो जाता है तो वो चीज हमें मजबूर नहीं करती है। रियलिटी बता रहे हैं। यदि आपका किसी विषय में खूब मन लगता है, पढ़ने में मजा आता है ना, आप देखिएगा उसी विषय में हमेशा लगे रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आप लोगों को ना पढ़ने का मन नहीं करता होगा, छोड़ा बाद में पढ़ ली, लेकिन जब एग्जामो 1 से 2 महीना रहेगा ना, तब देखिएगा आप किस तरह से पढ़ेंगे। मार एकदम भोर में अभी पढ़ते पढ़ो तुम, तो हमरो कापी पनाहेंगे उल्टा लगे, एकदम लगेंगे, एकदम पढ़ाई के एकदम भोर में लग जाएंगे, एकदम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, हमारे से 1 नंबर अधिक मत लिया दो, चाहे 1 चैप्टर वो अधिक न पढ़ ले। तो वही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी चीज में आपकी दिलचस्पी हो जाती है ना, उसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद उसमें रम जाते हैं। आगे देखिएगा, ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास न होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि हम महत्वाकांक्षी, यानी यदि हमारे अंदर बड़ा बनने की इच्छा खत्म हो जाए तो क्या हमारा ह्रास न होगा, यानी कि हमारा ह्रास नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिएगा, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कर रहे हैं क्या, महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। यानी कि जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है, क्या वो खुद का नाश नहीं कर रहा है, खुद का सर्वनाश नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनके अंदर बड़ा बनने की इच्छा है, बड़ा बनने की चाह है। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है, तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं
क्या यह नहीं सोचते हैं? क्या आप नहीं सोचते हैं? तब आप क्रूर बन जाते हैं, खतरनाक बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। यहाँ पर एक बात लिखा है बाबू कि जो महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होते हैं वो अपना ही नाश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, महत्वाकांक्षी कहने का मतलब हम लोग बड़ा बनने के पीछे ना, हम लोग एक चीज को छोड़ देते हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। हम लोग को एकदम बड़ा बनना है, दिन भर एकदम केवल काम कर रहे हैं, माने पढ़ाई लिखाई कर एकदम बड़ा बने, खूब पैसा कमा रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य दुनिया का सबसे अनमोल अगर कोई चीज है एक इंसान के लिए, दुनिया की सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो उसका स्वास्थ्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप खूब महत्वाकांक्षी है, आप खूब मेहनत किए, खूब ये हो गए, आप बड़े होकर के आप खूब पैसा वाला आदमी बन गए, और ठेहुना में, कमर में, जोड़ों में दर्द समा गया, तो पैसा तार ठीक कर दो? नहीं ना करेगा। मान लीजिए कि डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, ये बीमारी है, आप खूब करोड़पति हैं, 4 गो जाता है दोस्त यार, मैं रसगुल्ला खींच रहे हैं, आप हैंगा ताक रहे हैं ना, टका तो शुगर आप खाएंगे? नहीं ना खाएंगे। तो क्या फायदा है ऐसी महत्वाकांक्षा का, बताइए? आप बड़ा बनकर का कर लिए, का उखाड़ लिए? हाँ, जो भी है ध्यान दीजिएगा, ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। अर्थात जी हाँ, जो सफल है और जो असफल है, इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगता है। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी हैं, निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है? अरे क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके लिए समझना कठिन है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आप सब खुद समझ जाएंगे। आप बड़ा बनने की जो चाह रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, जरा सोचिए, आप जो बड़ा बन जाते हैं, ये चीज जो समाज में सफल या असफल लोगों में किस तरह लड़ाई करवा रहा है कि साला वो सफल हो गया है। जैसे सुनिएगा, जब कोई आगे बढ़ने लगता है ना, तो पीछे के लोग क्या करते हैं, पांव खींचने लगेंगे, और जब पांव खींचने उसको पता चलेगा ना, तो अरे तो हम आगे बढ़ रहे, तुमको उससे क्या हो रहा है, एकदम लड़ाई होने लगेगा, वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। तो वही कुछ यही कह रहे हैं कि मैंने समझना कठिन है। 1-2 बार आप खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा ना, खुद पे जब सोचिएगा, विचार कीजिएगा ना, अगल बगल समाज को आप उदाहरण लीजिएगा ना, आपको सारी की सारी बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिएगा, क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से, यानी कि एकदम प्रेम से कोई कार्य केवल कार्य के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे आपका कोई भी थॉट नहीं है, उसके पीछे कोई भी थॉट नहीं है कि मुझे बड़ा बनना है, ये करना, वो करने से आपका एग्जाम आने वाला है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में हमेशा क्या चलता है, हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर लाना है, हमें एकदम बिहार टॉपर मारना है, एकदम टॉप करना है। आपके दिमाग में ये चल रहा है। क्या आपके दिमाग में कभी भी ये चला कि चलिए पढ़ रहे हैं तो हम बस केवल बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बस पढ़ाई से फायदा होने वाला, सीखने वाला नहीं? आपके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा है कि हमें अधिक नंबर लाना है। आपका दिमाग वहां पर है, आपका दिमाग यहाँ पर नहीं है कि चलिए हम पढ़ रहे हैं तो केवल मेरा कार्य है पढ़ाई करना, तो हम वो कार्य कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं का कि जब सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी कोई मीमांसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल कार्य है तो कार्य कर रहे हैं। जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि उससे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं, अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? वाह! कहने का मतलब है, जब किसी काम को आप प्रेम पूर्वक करते हैं और उस काम से आपको कुछ फायदा या हानि इसकी चिंता नहीं होती है, तब आप महत्वाकांक्षी नहीं है। उस चीज के प्रति आपका महत्व, मतलब आपकी जो इच्छा है नहीं है, तब आप उस काम को कर रहे हैं। आगे देखिएगा, तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। जी हाँ, वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी मन में भेद नहीं होता है कि वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। कहा? जब आप कोई काम केवल काम समझकर करते हैं, उसके पीछे थोड़ा भी अपनी इच्छाएं नहीं रखते हैं कि इससे मुझे ये लाभ होगा या फिर ये हानि होगा, वहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। आगे देखिए,
तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते। जी हाँ, आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते, केवल आप अपना कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं कि वह आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं। वाकई में शिक्षा का ये कार्य होना चाहिए। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको खुद से समझना चाहिए कि हम कौन सा कार्य है जो जिससे एकदम हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, जिसको करने में मुझे किसी प्रकार की भी किसी के प्रति हेय की दृष्टि नहीं है, किसी के प्रति मन में जलन नहीं है। क्या शिक्षा का ये कार्य नहीं है कि मुझे ये बताए? आगे लिखा गया है बाबू, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक, सुनिएगा, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो, अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे। काश, वाओ, ये काश जो शब्द है ना, बड़ा बढ़िया शब्द है ना जी। काश, काश हम ये कर लिए होते। काश, अब काश कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़े। यानी कि अपने आप को जान लीजिए, किशोरावस्था में ये समझ लीजिए तो भाई किस चीज से ज्यादा प्रेम है, चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई काम की बात कर रहे हैं, उस काम में एकदम लग जाइए। देखिए आपको जीवन में कहां से कहां लेकर जाता है। आगे लिखा है बाबू, सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदतन किए जाते हैं तो उस कार्य से आपको केवल ऊब, हरास और मृत्यु प्राप्त होती है। यानी केवल आप मशीन की तरह बस काम करते हैं, आपका मन उसमें नहीं लगता है, आपका जीवन बर्बाद होता है, आप दिन पर दिन खत्म होते जाते हैं। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यह एकमात्र मार्ग है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तभी आप एक नया समाज का निर्माण कर सकेंगे, तभी आपको देखकर, जैसे प्रतिस्पर्धा की भावना आती है ना, कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने को सोचेगा। यानी कि जिस चीज से आपका प्रेम है, जिस चीज में आपको मन लगता है, वही चीज कीजिए, तब आप समाज के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकेंगे। आगे लिखा है बाबू, जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पुण्यतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं जहां न तो भय हो और न उससे लगा फंसाव हो। अर्थात कहने का मतलब, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, जब हमें खुद किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार का चिंता नहीं होता है ना, तब हम एक विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। यानी सामने वाले को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हमने क्या किया, कि हम आज ऐसे जी रहे हैं। तब आप एक नूतन विश्व, नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। यानी बहुत थोड़े व्यक्ति, यानी कि तनी सा व्यक्ति ना ऐसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं। परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है। सत्य की खोज के लिए सबसे पहले परंपराओं से दूर भागना होगा कि फलनिया का कहिए, हमारा समाज है ना, चलो तो हम समाज के फॉलो करें। इस चीज से आपको दूर रहना होगा। मुक्त होना तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्त होना। अर्थात जब आप परंपराओं, रीति रिवाजों, ऊंच नीच, जात पात, भेद भाव, इन सभी चीजों से जब आप मुक्त हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे, तब आपके अंदर से भय भी मुक्त हो जाएगा। किसी को लेकर आपके अंदर डर नहीं रहेगा। और जब डर नहीं रहेगा, पूरे पाठ में हम यही सब चर्चा कर रहे थे कि जब डर नहीं रहेगा तभी आप जो चाहते हैं वो कर सकेंगे। खुद से विचार कीजिए, जब डर रहेगा तो क्या कोई काम कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। चलिए, तो पूरा का पूरा पाठ यहीं पे खत्म होता है। आप लोग पूरा का पूरा पाठ समझ गए होंगे लाइन बाय लाइन। अगर नहीं समझे तो एक बार और पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा पाठ समझेंगे बाबू, आप खुद से विचार कीजिएगा और अपने अगल बगल के समाज को उदाहरण लीजिएगा। आपको पाठ खूबसूरती के साथ समझ में आ जाएगा कि ये पाठ कहना क्या चाहता है। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।